नमस्कार दर्शकों। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि खेतों की हर एक क्यारी से जब अन्न रूपी सोना लहराएगा, तब हर भूखे के आंगन में खुशियों का दीप जल जाएगा। सुरक्षित हो देश में हर शख्स का निवाला, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान एक नया इतिहास मुकम्मल कर जाएगा। जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अभियान, जो कि केंद्र सरकार का न केवल अभियान है अपितु इसे हम संकल्प भी कह सकते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं डॉक्टर राकेश धंजल जी। हम इनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रकृति मोहन जी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर राकेश जी का आपको परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर राकेश धंजल जी कृषि निदेशालय में कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा आज का विषय है, इनके द्वारा जो इस पर जानकारी दी जाएगी वो संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में हम सभी के लिए लाभकारी होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो मैं चाहूँगा कि प्रकृति मोहन जी आप जो है कार्यक्रम का प्रारंभ पहले प्रश्न से करें, क्योंकि बहुत ही चिंता और चिंतन का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो जैसे कि हमारा कार्यक्रम है डॉक्टर धंजल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अभियान, तो इस मिशन के बारे में, इस अभियान के बारे में थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। कृषि विभाग का बार बार स्कीमों का डिटेल देना और सारी स्कीमों की चर्चा करना कृषि दर्शन के माध्यम से, इसका यही परिप्रेक्ष्य है कि समय समय पर केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों की जो स्कीम है उसमें कई बारी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ नई इंटरवेंशन इंक्लूड हो जाती हैं, तो उसके बारे में भी किसानों को बताना ये हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम फार्मर्स को कुछ दिन के बाद कृषि दर्शन के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। जैसा कि आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में पूछा है, तो ये योजना भारत सरकार की योजना है। ये 2007 में कार्यान्वित की गई थी। तो सबसे पहले 2007 में ये बड़े जो हमारे राज्य हैं वहाँ से शुरू की गई थी और हम जो छोटे पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पे 2012-13 से ये कार्यान्वित की गई। तो इसमें जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना ही था पहले, इसमें खाद्यान्न फसलें पहले इसमें इंक्लूड थी। बाद में 2017-18 में इसमें पोषक अनाज भी शामिल कर दिया गया, इसलिए अब इसका पूरा नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा या पोषक अभियान है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि राष्ट्रीय जो हमारा खाद्य मिशन है इसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जो खाद्य सुरक्षा मिशन है, लेकिन आपने कहा कि इसमें पोषण शब्द को जोड़ दिया गया है। बिल्कुल। तो खाद्य पोषण योजना से क्या अभिप्राय है? खाद्य पोषण से अभिप्राय ये है कि जो हमारी पोषक अनाज की फसलें हैं इनमें पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। और खाद्यान्न की फसलें हैं वो तो हमारी रोज़मर्रा की हैं। खाद्यान्न फसलें का अगर हम पोषक अनाजों से तुलना करें तो खाद्यान्न फसलें हमारा पेट तो भर देती हैं जी, पेट हमारा भर जाता है, लेकिन हमारे को पोषक तत्व उससे नहीं प्राप्त हो पाते हैं। और अगर पोषक तत्व लेना है तो इसीलिए भारत सरकार ने इस योजना में पोषक तत्वों को भी शामिल इंक्लूड किया। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम संविधान के अनुच्छेद 21 को देखते हैं तो उसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं पोषण की अवधारणा को देखते हुए आपने बिल्कुल सही कहा कि खाद्यान्नों की उपलब्धता, उसका सही उपयोग, उसका सही प्रकार से लोगों तक पहुंचना, ये मैं समझता हूं कि इस संपूर्ण अभियान का जो उद्देश्य है, मंतव्य है, यही मंतव्य रहा होगा जो इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। जी। अब आपसे जानना चाहेंगी कि ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अगर जहाँ तक आप बात करो तो खाद्यान्न जो मुख्य उद्देश्य है इसका, जो हमारी खाद्यान्न फसलें और पोषक है उसका उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ मृदा की जो हमारी स्वास्थ्य है उसको बरकरार रखना है। और तीसरा इसका उद्देश्य है रोजगार के
साधन सृजित करना किसानों में, और चौथा है इसमें किसानों की आय को भी इसमें बढ़ाना। कृषि विभाग ने जो हमारे पोषक तत्व, जो पोषक अनाज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हमने हमारी खाद्य जो FCI की एजेंसीज है उनसे भी टाई अप किया है, ताकि और मिड डे मील से भी हमने इसको लिंक किया है, ताकि जो पोषक अनाज हमारे किसान उगा रहे हैं तो वो फ्रेश और ताज़ा, और जिसमें अब जो जहाँ तक कि मैं बात ताज़े की बात कर रहा हूँ, फ्रेश जो हमारे अनाज होते हैं उनमें जो पोषक तत्व हैं ज़्यादा होते हैं। तो वो अगर हमारे FCI के थ्रू या हमारे मिड डे मील के थ्रू हमारे बच्चों को या गर्भवती महिलाओं को मिलता है तो उसमें हमारे किसानों को भी फ़ायदा होता है, और हमारा इस स्कीम का जो दायित्व पूरा मोटो है वो भी पूरा होता है। और डॉक्टर साहब, कहा भी गया है कि सही पोषण सबको मिले तब ये वतन मजबूत होगा, कुपोषण का अंधियारा मिटाकर हर चमन रोशन होगा, बच्चे स्वस्थ तथा सबल हों और महिलाएं हो सशक्त, यह संकल्प इस जीवन का बहुत ही सुंदर यत्न होगा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अब जैसा कि आपने बताया कि अब अगर किस परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं कि अगर हम जैसे हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है, अगर इसके बारे में आप बात करो तो खाद्यान्न भंडारण किसी भी देश की एक जमा पूंजी होती है जी। तो जमा पूंजी होती है, तो लेकिन सरकारों का भी दायित्व बनता है, जैसे कोई सूखा हुआ या कोई प्राकृतिक आपदा हो, अपनी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे खाद्यान्न सुरक्षा योजना को कार्यान्वित किया गया है, और साथ ही साथ इसमें हमारे अनेक कार्यक्रम भी चलाए गए हैं जो कि समय समय पे, और इस कार्यक्रम के अंदर कई उपघटक भी हैं जिसके माध्यम से हम किसानों को फ़ायदा होता है। जी। तो डॉक्टर दंजल, आप ये बता रहे हैं कि आप बढ़ावा देते हैं इसमें, जो खासकर जो पोषक खाद्यान्न है उनके लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्पेशली एक अभियान चलाया हुआ है कि इन खाद्यान्नों का उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, ये मतलब लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो ये अभियान शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आपको मतलब लग रहा है कि कोई कमी हो गई थी इस तरह के खाद्यान्नों की? नहीं, खाद्यान्नों की कमी तो कोई नहीं पड़ी, कमी तो नहीं भारतवर्ष में तो नहीं है आज की डेट में, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, राज्य सरकार या केंद्र सरकारों का दायित्व बनता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। जी। तो इसी उपलक्ष्य में खाद्यान्न भंडार प्रॉपर रखना सरकारों का ही दायित्व बनता है। इसी के उपलक्ष्य में अगर हम देखें, पुराना 11वीं पंचवर्षीय योजना जब चली थी उस टाइम 20 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा था भारत सरकार ने, जिसमें 10 मिलियन टन धान, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन दलहन का अतिरिक्त उत्पादन रखा गया था। इसी सिलसिले में जब 12वीं पंचवर्षीय योजना आई तो इसमें 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। उसमें 10 मिलियन टन धान और इसमें 9 मिलियन टन गेहूं को बढ़ा दिया गया था, और इसमें 5 मिलियन टन हमारा दलहन और 2 मिलियन टन पोषक अनाज को भी इसमें शामिल किया, क्योंकि पोषक अनाज 2017-18 में इस स्कीम के अंदर लाया गया था। तो सरकारों का दायित्व इतना ही होता है कि हमारे खाद्यान्न भंडारण सुरक्षित रहें ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम तैयार रहें। डॉक्टर साहब, इस योजना के तहत जब हम केंद्र और राज्य सरकारों की बात करें तो बजट का क्या प्रावधान रहता है, किस प्रकार से इसके अंतर्गत आवंटन किया गया है ताकि इस अभियान को जो है एक संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में जो है इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ सके? जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार की जो भी स्कीम होती है वो कई जो बड़े राज्य हैं वहाँ पे तो 60% केंद्र सरकार वहन करती है, 40% प्रदेश सरकार वहन करती है। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए इसमें छूट दी है केंद्र सरकार ने। पहाड़ी राज्य होने के नाते 90% जो भी इसका बजट है वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और 10% जो है वो राज्य सरकार
अपने आप वहन करती है। जी। तो ये 90-10 की स्कीम है, और ये जो स्कीम है जब हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो हमारे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में एक हम मीटिंग करते हैं और इस पूरी इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की हम सारी विस्तृत चर्चा करते हैं कि पिछले सालों में हमने क्या किया, अगले सालों में। तो उस मीटिंग में, जिसमें और डिपार्टमेंट के भी अधिकारी होते हैं, हम विस्तृत चर्चा करते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं कि अगले वर्ष के लिए हमारे को इतने बजट की आवश्यकता होगी, और वो हम प्रारूप केंद्र सरकार को चीफ सेक्रेटरी के द्वारा भेजा जाता है। केंद्र सरकार में भी एक हाई लेवल की कमेटी होती है जो इसको पूरा एनालिसिस करती है। उसके बाद कुछ शर्तों पे ये हमारे को स्कीम प्रोवाइड की जाती है। जी डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक प्रश्न, आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट का प्रावधान केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो करती है, और उसके कार्यान्वयन के लिए चाहे वो कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, बागवानी विभाग है, जो भी संबंधित विभाग है उसके कार्यान्वयन के लिए करते हैं। लेकिन उसका फ़ायदा हमारे किसान बागवान के घर द्वार तक पहुँचे, उस तक पहुँचे, क्योंकि देखिए ये मेरा हर कार्यक्रम में एक प्रश्न रहता है, औपचारिकताओं की जो जटिलता होती है वो हमारे किसान बागवान को इतना मायूस कर देती है कि वो उस योजना का लाभ नहीं ले पाता है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे, उस दृष्टिकोण से क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ये तो हर वर्ष ये स्कीम चलती है हमारी। जैसे अब 2025-26 की बात करूं तो इसमें इस स्कीम में बजट का प्रावधान 9.65 करोड़ था, और जो अब 26-27 का वर्ष चल रहा है, इसमें इस योजना के तहत 4 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब आप कहेंगे कि पिछले साल ज़्यादा था, इस टाइम कम है, क्योंकि पहले इसमें जो लास्ट ईयर तक 2025-26 तक इसमें 5 क्रॉप्स इंक्लूड थी, धान, गेहूं, मक्की, दलहन और पोषक अनाज की तरह। लेकिन रबी 2026 से केंद्र सरकार ने इससे दलहन को हटा लिया है। दलहन के लिए एक फुल फ्लैश एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस की स्कीम लाई है, तो उसके लिए बजट का अलग प्रावधान है। और जहाँ तक आपने इसकी बात की कि इसमें जटिलताएं क्या क्या हैं, और इसमें जटिलताएं तो कुछ नहीं है। हम अगर किसान जो भी इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहता है तो हमारे कृषि प्रसारक अधिकारी हमारे ग्राम स्तर पे मौजूद होते हैं, तो उनके थ्रू, और हम टाइम पे हमने जो ट्रेनिंग्स कैंप्स वगैरह लगाते हैं, तो जो भी विभाग की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की भी जो स्कीम है उसको हम फार्मर्स के थ्रू के समक्ष रखते हैं कि जे आप इस टाइप फ़ायदा ले सकते हैं। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस स्कीम के थ्रू हम क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन भी लगाते हैं। क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन जो लगाते हैं वो हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी देख रेख में होता है। तो इसमें जो हम एक किसान के खेत में ही एक मॉडल डेवलप करते हैं, उनका एक और उनकी अपनी फसल होती है, एक और वो वैज्ञानिक ढंग से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी देखरेख में अपना उत्पादन करते हैं, और नई हम जो वैरायटी होती है, नई किस्म और नई तरीके से वैज्ञानिक तरीके से उसको खेती का हम सिखाते हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। और इसमें जो हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं वो उसमें बीज, खाद, पेस्टिसाइड और जो भी उसके इनपुट्स लगते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं जी। तो इस कार्यक्रम में हम जो जहाँ तक मैं बात करूँ क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन में है, हम 9,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इनको हम सहूलियत देते हैं, और क्रॉप सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन में हम 10,000 के करीब देते हैं। और जो हमारा खरपतवार नाशी है या अन्य बीज को 50% सब्सिडी पे किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। और जहाँ तक ट्रेनिंग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो ट्रेनिंग इनको मुफ्त में दी जाती है, और उनके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 दिन का भी होता है, तो उसमें उनका चाय पान का भी सारा बंदोबस्त करते हैं जी। तो ये जो बजट है किन उपघटकों पर ये खर्च किया जाता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। तो ये जो बजट है हमारा, सबसे पहले हम क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन का है, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद हमारा सीड डिस्ट्रीब्यूशन है,
सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं फार्मर्स की, उस हिसाब से हम उनको सीड का वितरण करते हैं। और इसमें भी 50% जैसे आपको बताया, इसमें सब्सिडी सरकार की ओर से होती है। उसके बाद हमारा खरपतवार कि अभी तो हम जैविक खेती के ऊपर भी कृषि विभाग बहुत ध्यान दे रहा है। तो अब अगर किसी फार्मर्स को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड चाहिए होता है तभी हम उनको देते हैं। हम इंसिस्ट कर ज़बरदस्ती उसको फार्मर्स को नहीं देते। अगर वो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे से मांगता है, हम उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जी। इसके बाद हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, और जो एरिया स्पेसिफिक नीड्स होती हैं वो इस स्कीम में हम कंप्लीट उनको देते हैं जी। डॉक्टर साहब, यदि हम इस योजना के तहत लाभान्वित जो इसमें अभ्यर्थी हैं उनकी बात करें, बेनिफिशरीज की बात करें जी, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में मैंने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में ये स्कीम 2012-13 से कार्यान्वित की गई है। तो अभी तक जो हमारे पास, अगर हम 2025-26 की बात करें तो 14,48,641 जो किसान हैं इस कार्यक्रम के इसमें जो हमारी स्कीम है इससे लाभान्वित हो गए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के किसान भी हैं और अनुसूचित जाति के भी हैं, अनुसूचित जनजाति के भी हैं, महिला पुरुष सारे फार्मर्स इसमें इंक्लूड है जी। देखिए डॉक्टर धंजल, हम बात कर रहे हैं किसानों को मिलने वाले लाभ की जी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या सरकार द्वारा कोई अनुदान भी दिया जाता है, और अगर वो दिया जाता है तो वो किस तरह से आसानी से हमारे किसान भाई बहन उसको प्राप्त कर सकते हैं? अनुदान की बात मैंने पहले बताई आपको, जैसे कि हम क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन में हम 9,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, क्रॉपिंग सिस्टम बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन में 10,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं, और अगर खरपतवार या इंसेक्टिसाइड वीडिसाइड चाहिए या आपको सीड चाहिए, बीज की उपलब्धता चाहिए, वो 5 साल से कम जो जिनकी उम्र होती है, जो अभी डेवलप हुए होते हैं जो सीड नए, वो देते हैं 50% की कॉस्ट पे। तो इसके लिए क्या कोई आवेदन करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए फार्मर्स हमारे जो कृषि प्रसार अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें। हम क्लस्टर बेस पे भी इसमें काम करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि सभी फार्मर इससे लाभान्वित हो। तो ऐसा है कि गांव में अगर एक साल में कहीं हम एक जगह किसी फार्मर्स को इससे लाभ मिला है तो अगले साल कोशिश होती है कि जो अन्य रह गए हुए हैं जो उनको इससे लाभ मिले जी। डॉक्टर साहब, जब हम खाद्य सुरक्षा अभियान की आज बात कर रहे हैं और उसमें पोषण को लेकर के भी बात हो रही है, तो खाद्य सुरक्षा अभियान ये स्पष्टता कहता है कि हमें जो है किसी तरह से जो कृषि की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, मृदा परीक्षण भी उसमें एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा परीक्षण को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो उत्पादन स्वस्थ होगा, जो उत्पादन स्वस्थ होगा तो उसको उपभोग करने वाला उपभोक्ता स्वस्थ होगा। तो उस पर क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, जिस कार्यक्रम में हम क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन लगाते हैं, तो क्रॉप डेमोन्स्ट्रेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, उप घटक होते हैं। वो जैसे मैंने बताया कि जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनकी देखरेख में सारा काम किया जाता है। तो हमारे अब विभाग का भी ये हमारा दायित्व बनता है, और हमने एक जैसे राशन कार्ड बनाया हुआ है वैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी हमने हर फार्मर्स को दिया हुआ है। और ये हमारे विभाग से एक कोई नया नहीं जारी किया गया, ये काफ़ी साल पहले से हमने मृदा स्वास्थ्य कार्ड हर किसान को दिया है, जिससे उनकी जो भी अनावश्यक वो उसमें खाद का प्रयोग ना करें। जब भी उनको किसी फसल की ज़रूरत है तो उस फसल के हिसाब से कितनी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उनकी मृदा को, उस हिसाब से उस जो उनको कार्ड दिया है उसमें सारा उल्लेख किया होता है। तो जब वो स्वास्थ्य उनकी जांच हो जाती है, मृदा परीक्षण हो जाता है, उसके बाद हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ये फसल उगा सकते हैं। और जैसे कि आपने मृदा परीक्षण की बात की कि आपने उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जो मृदा का एक बार अगर मान लीजिए किसी ने मृदा परीक्षण करवा लिया, इस वर्ष करवा लिया, तो उसका कितने समय के बाद पुनः मृदा परीक्षण होना चाहिए ताकि वो उत्पादन जो है उसी प्रकार से, और इसमें कहते हैं कि फसल चक्र का भी यदि अपनाए तो
मृदा स्वस्थ रहती है, उस परिप्रेक्ष्य में? वैसे तो जो हमारे फार्मर्स जो हैं वो हर साल ही इसके जब नई फसल लगाते हैं तो उसमें इसका परीक्षण करवाते हैं, और ये जो परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं हमारे हर जिले में उपलब्ध है, और हमारी मोबाइल टेस्टिंग लैब भी 2 हैं जो रिमोट के हमारे ज़िले हैं, वहाँ पे भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी जाते हैं और उनकी मृदा उसकी जांच करते हैं। तो हम तो फार्मर्स को कहते हैं कि आप अगर हर साल कराना है तो आप हर साल करा सकते हो, तो उसमें कोई उनको परेशानी का बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें श्री अन्न का भी उल्लेख है, जिसे हम मोटे अनाज की बात करते हैं। मैं चाहूँगा क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण जो है घटक है इस अभियान का, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। मोटे अनाज की हम बात करें तो मोटे अनाज, अगर हम खाद्यान्न को हम डिस्क्राइब करें तो हम इसको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, एक नेगेटिव ग्रेन, एक पॉजिटिव ग्रेन, और तीसरा हमारा होता है हमारा नेचुरल ग्रेन। जो हमारे नेगेटिव ग्रेन होते हैं वो हमारा पेट तो भर देते हैं, लेकिन कुछ देर में हमारे को भूख भी लग जाती है, तो ये हमारे जो बीमारियां उससे लड़ने में सक्षम नहीं होते, जिसमें गेहूं और चावल आते हैं। तो और जो हमारे पॉजिटिव ग्रेन होते हैं उनमें इन बीमारियों को लड़ने की क्षमता होती है। अगर बाई द वे आपको कोई बीमारी भी है तो वो बीमारी ठीक भी हो जाती है। इसमें ज्वार, बाजरा और कोदो वगैरह आते हैं। और जो छोटे आकार के जो हमारे अन्न होते हैं, जिसको आप मिलेट्स वगैरह आजकल हम बोलते हैं, इसकी चर्चा भी बहुत है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और जहाँ तक हम बात करें अगर गेहूं और चावल को, अगर हम गेहूं, चावल और पोषक अनाज की आपस में तुलना करें तो गेहूं में 10 से 15 गुना ज़्यादा कैल्शियम जे पोषक अनाजों में पाए जाते हैं, और 15 से 20 गुना ज़्यादा जो हमारा धान से ज़्यादा कैल्शियम इस मोटे अनाज, जिसको हम पोषक न्यूट्रेंट बोलते हैं और मिलेट्स भी बोलते हैं, इसमें पाए जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम एकीकृत रोग प्रबंधन भी कहते हैं जी। एक तरफ हम बात करते हैं कि रसायनों का कम से कम प्रयोग करें, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैविक और प्राकृतिक खेती का दौर चलता आ रहा है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा में जब पोषण शब्द जुड़ गया है तो खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अभियान हो गया। जब पोषण की बात करेंगे तो वो कहते हैं ना कि मनुष्य के स्वस्थ शरीर से, तो इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ हम क्या रसायनों को नज़रअंदाज कर सकते हैं प्राकृतिक, तो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ असमंजस की स्थिति पैदा होती है, उस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण। इस उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि विभाग के अभी हमारे पास कृषि विभाग में 36 फार्म है, बीज गुणन फार्म जिनको हम बोलते हैं, जिसमें हम पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन है, जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है, सीड मल्टीप्लिकेशन है, वहाँ हम सीड को प्रोड्यूस करते हैं और वो फार्मर्स तक हम पहुँचाते हैं। और हमारा स्टेट इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि हम अपना ही प्रोड्यूस कर सकें। हमारे को सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज जो हैं हमारी, और एनएससी हैं या और एजेंसीज हैं, उनसे हमारे को सीड लेना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने फार्म में ही इसका प्रोडक्शन करें। तो इस सिलसिले में अब हमारे जो 36 बीज गुणन फार्म है, उनको सारों को हमने उसमें केमिकल फार्मिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस साल से हमने सारा बंद कर दिया हुआ। ऐसे ही हम फार्मर्स को भी इंसिस्ट कभी नहीं करते हैं। फार्मर्स को भी हमने अपने हमारे जैविक खेती के थ्रू हमने हमारे पास इसमें मेरे ख्याल से 2-3 लाख फार्मर्स अभी हमारे पास पंजीकृत हैं, जो कि जैविक खेती ही कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो अगर किसी फार्मर्स को अब रातों रात हम इसको चेंज नहीं भी करना चाह रहे हैं, और फार्मर भी इसमें खुश नहीं है कि हम रातों रात अपनी सारी खेती चेंज कर दें केमिकल से, तो विभाग भी उनको समय समय पर जानकारी दे रहा है। लेकिन अब हमारे प्रदेश के किसान जागरूक हो रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि जैविक खेती में क्या फ़ायदा है। अब विभाग उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रहा है। तो इसको देखते हुए अब आप कुछ दिनों में आप देखोगे कि जो प्रदेश के किसान हैं वो केमिकल फार्मिंग से ऑर्गेनिक की ओर आ रहे हैं। डॉक्टर दंजल, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत
बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जी बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।